अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ज़िमनी इंतखाबात जीतने के बावजूद भी मुतालिबात ना माने जाने पर इंतहाई बेचैनी का शिकार है। वो ज़िमनी इंतखाब से कबल अपने जलसों में अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए कायल कर रहे थे, लेकिन अब तक वो लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख देने से गुरेज आए। आज महसूस होता है कि जैसे चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ तमाम तर कामयाबियों और मकबूलियत की बुलंदियों को छूने के बावजूद भी सियासी बिसात पर नाकामी से दो चार हैं। वो एक एक करके अपने मुतालिबात से खुद ही पीछे हटते जा रहे हैं। उनके कॉल ऑफ फेल में तजादात भी बढ़ते जा रहे हैं। वो कभी लॉन्ग मार्च के लिए सपोर्टर्स को कायल करते हैं और कभी मुज़ाकरात करने की बात करते हैं। कभी वो असेंबली में किसी भी सूरत वापस ना जाने का कहते हैं, लेकिन अगले ही लम्हे वो अपनी शराइत पर असेंबली में वापस जाने को भी तैयार दिखाई देते हैं। उनके नज़दीक वो हुकूमत में हो तो सब अच्छा है, वरना सब बुरा है। चोरी पकड़ी जाए तो इसके नज़दीक हीरे भी सस्ते हैं, सोना भी बेबानी है। फॉरेन हो या ममनुआ फंडिंग, सब हलाल है। उनका एक ही एजेंडा है, बस हुकूमत मिलनी चाहिए, चाहे जैसे भी मिले। उनकी सियासत में कोई दरमियानी रास्ता नहीं है और उनकी इसी हठधर्मी ने उन्हें इस नहज पर पहुंचा दिया है कि अब उनकी ना तो कोई बात सुनने को तैयार है और ना ही कोई उनसे मुज़ाकरात करने का हामी है। आज वो ये कहने पर मजबूर है कि उनके मुतालिबात की मंजूरी में एक ही चट्टान हाइल है, जिसका नाम नवाज शरीफ है। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ आज जिस मुतालबे को मनवाने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मुतालबा आज से 6 माह कबल मान लिया जाता, लेकिन इमरान खान की जिद और अना ने उन्हें ले डूबी। जल्द इलेक्शन कराने का फैसला किया जा चुका था, सब तैयार थे, लेकिन चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान करके अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी चलाकर अपनी सियासत को एक बंद गली में दाखिल कर दिया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कई मरतबा ये बता चुकी और उन किसी भी तौर इमरान खान के गुनाहों की सजा भुगतने की हामी नहीं थी और जल्द इलेक्शन कराने का फैसला कर चुकी थी, लेकिन लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद उनकी जमात ने इमरान खान से निपटने का फैसला किया। अब इलेक्शन तब होंगे जब इंशाअल्लाह ताला हमारा कायद नवाज शरीफ लंदन से फैसला करेगा। इलेक्शन को 5 साल बाद अपने टाइम पर होना चाहिए और अपने टाइम पर उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि अपने टाइम पे ही होगा। तो ये जो जत्थे लाकर प्रेशर डालकर इलेक्शन हो या कोई और हो, ये कोई जत्थों के साथ प्रेशर के साथ कोई जो भी ये बुली करने का तरीका है ना, इस पे ना हुकूमत को इस इंसान की कोई बात सुननी चाहिए, ना इसको कोई स्टेक होल्डर समझना चाहिए। ये पाकिस्तान की तबाही है, स्टेक होल्डर नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी बहुत से मौके पर यह बात दोहराई कि अगर इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करते तो जल्द इलेक्शन कराने के लिए सब तैयार थे। मेरा लीडर मियां नवाज शरीफ तो आज भी इस बात पे है कि जी हमें इलेक्शन की तरफ जो है वो जाना चाहिए। आप अगर इलेक्शन की तरफ जाते तो कहता कि जी पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो चेंज करें। आप मुझे बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुकर्रर करने का एक आईनी तरीक़ाकार, उस आईनी तरीक़ाकार को ऑप्ट किया गया और उसके मुताबिक जो है वो उसको जो है वो मुकर्रर किया और उसका नाम किसने दिया? इसने खुद दिया। आज हर तरफ से एब्सोल्युटली नॉट का लगा बोर्ड देखकर चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इंतहाई बेचैन दिखाई देते हैं और वो ये मान चुके हैं कि उनकी शराइत तस्लीम किए जाने में नवाज शरीफ सबसे बड़ी रुकावट है और उन्हें यह भी मालूम हो चुका है कि नवाज शरीफ की रजामंदी के बगैर अब कुछ भी मुमकिन नहीं है। इमरान खान के कॉल ऑफ फेल में तजाद भी बढ़ता जा रहा है। कल ही उन्होंने एक इंटरव्यू में मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की निगरानी में इलेक्शन कराने पर रजामंदी का इजहार किया, लेकिन आज उसी इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी के लिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया। रेफरेंस में पीटीआई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पीटीआई की जानिब से 123 अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफा दिया, जिसकी इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी नहीं दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी मखसूस सियासी जमात को फायदा पहुंचाने पर मबनी है। दरखास्त में कहा गया है कि किसी को खुश करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने हल्फ को भूल चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फॉरेन फंडिंग के हवाले से 17 जमातों की इकट्ठे स्क्रूटनी की दरखास्त की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दीगर सियासी जमातों का केस ज़ेर इल्तवा रखा और पीटीआई के खिलाफ फैसला दिया। दरखास्त में मजीद कहा गया है कि नवाज शरीफ के कहने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मनपसंद 11 पीटीआई के मेंबरान का इस्तीफा मंजूर किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की, इसलिए वो ओहदे पर रहने की अहलियत नहीं रखते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से बरतरफ किया जाए। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के गुण गाते थे। हुकूमत से निकलने के बाद और फॉरेन फंडिंग केस में नाअहली की लटकती तलवार देखकर चेयरमैन पीटीआई ने अपनी तोपों का रुख मौजूदा चीफ इलेक्शन की तरफ मोड़ दिया। वो पहले क्या कहते थे और उसके बाद क्या कहने लगे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें इत्मीनान है क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिल के किया। पहले तो इनके अपने इलेक्शन कमिश्नर है, ये बिल्कुल एक नून लीग का प्लांटेड एजेंट है। पूरी हमने तहरीक चलानी है कि हमें इस पे कोई एतमाद नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो बददियानतदारी की, एक तो अहलियत भी इसके अंदर नहीं है। अगर आगे अब हमने निकलना है तो सबसे पहली चीज तो हमें क्रेडिबल इलेक्शन कमीशन चाहिए। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसको तो नून लीग के अंदर कोई ऑफिस का ओहदा दे दो,
जितना इसने तहरीक इंसाफ के खिलाफ काम किया आके, मैं तो कहता हूं कि नून लीग के लोग भी शर्म आती है उनको काम करते हुए। वो जो इलेक्शन कमिश्नर है वो हमें पता है हर वीकेंड पे जाता किधर है, हुक्म लेता है वो जाके उसे हमजा से और मरियम से। इस इलेक्शन कमिश्नर को आज कहूंगा, आपके पास रास्ता है, आप रिजाइन कर। 17 जुलाई और 16 अक्टूबर के ज़िमनी इलेक्शंस जीतने के बाद भी तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाना समझ से बाहर है। एक जानिब वो अपनी जीत पर मुतमईन दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ वो उसी इदारे के सरबराह पर उंगली उठा रहे हैं जिसकी सिर्फ एक ही वजह समझ आती है और वही है कि फॉरेन फंडिंग केस। इस केस में चेयरमैन पीटीआई को अपनी नाअहली साफ नजर आ रही है और वो इसी वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली और मामले को लटकाने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ अगर चाहते हैं कि उनके मुतालिबात पर कोई पेशरफ्त हो तो उनके पास एक ही रास्ता है कि वो असेंबली में वापस आए। मुल्क की आला अदलिया समेत उनके खैर खा उन्हें कई बार ये मशवरा दे चुके हैं कि वो पार्लियामान को इज्जत दे, तभी उनकी इज्जत होगी। इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त भी दायर की गई है। ये दरखास्त पेशावर से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर काजी मोहम्मद सलीम नामी से दायर की गई है, जिसमें चीफ जस्टिस से अज खुद नोटिस लेने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को दोबारा कौमी असेंबली जाने का हुक्म देने की इस्तदा की गई है। दरखास्त में कहा गया है कि पीटीआई के इस फैसले से लाखों वोटर्स बुनियादी हुकूक से महरूम कर दिए गए हैं। दरखास्त गुजार ने कहा है कि वो जमहूरी उसूलों की तस्दीक पर तशवीश और फिक्र में मुब्तला है जो मुल्क की कमजोर मईशत को बुरी तरह मुतासर कर सकती है। दरखास्त में ये इस्तदा की गई है कि पीटीआई के गैर जमहूरी रद्दअमल ने इन तमाम हलकों के लाखों वोटर्स को तशवीश में मुब्तला कर दिया है जहां से उसके अरकान असेंबली मुंतखब हुए थे। ईवान ज़ेरी में पीटीआई के अरकान की मौजूदगी हुकूमत के खिलाफ एक और तहरीक अदम एतमाद के जरिए चेयरमैन पीटीआई को दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब कर सकती है। दरखास्त गुजार ने इल्जाम आयद किया कि असेंबली से एक बड़ी सियासी जमात की गैर मौजूदगी ने पीडीएम की ज़ेरे क़यादत हुकूमत को इत्तफाक़ राय से बड़ी तादाद में ऐसे कानून पास करने का मौका से करप्शन के मुकदमात का सामना करने वाले सियासी रहनुमाओं को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। उन्होंने अदालत से मजीद इस्तदा की है कि स्पीकर कौमी असेंबली से इस बात का जवाब तलब किया जाए कि उन्होंने पीटीआई के तमाम अरकान की बजाय सिर्फ 11 अरकान के इस्तीफे क्यों कबूल किए। दरखास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से चेयरमैन पीटीआई को असेंबली वापस जाने के मशवरे का भी हवाला दिया गया है, जिसकी 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने भी तौसीक की थी। दरखास्त गुजार ने दलील दी है कि असेंबली की कार्रवाई में अदम शिरकत एक ऐसे वक्त में गैर जमहूरी इकदाम है जब मुल्क को दिवालिया होने के खदशात का सामना है। इससे खला पैदा होगा जिसे मुल्क के सबसे ताकतवर गैर सियासी स्टेक होल्डर को पुर करना पड़ेगा। यह अमर हमेशा जमहूरी निज़ाम को कमजोर करता है। जहां यह मामला है तो कह रहे हैं आला अदलिया असेंबली वापस जाने का कह रही है। तहरीक इंसाफ क्या करेगी, बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आलिया हमजा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वैसे तो मैं इंटरव्यू से पहले ये कह दूं कि सवाल मैं जो भी करूंगा जवाब आपने अपनी मर्जी का और पहले से तैयार करता ही देना है। उम्मीद है कि आप मेरे सवाल को यकीनन ध्यान में रखेंगे, थोड़ा सा मुझे रिस्पॉन्स उस पर ज़रूर मिलेगा। सादा सा सवाल है मेरा, आपके मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं और एनआरओ मिलने में कितनी पेशरफ्त हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रेहान साहब, इतना लंबा इंट्रोडक्शन आप देते हैं, इतना कुछ मेरी पार्टी के अगेंस्ट कहते हैं और उसके बाद आप एक्सपेक्ट भी ये करते हैं कि मैं उन चीज़ों को भुलाकर एक ऐसी बात पर आ जाऊँ जो बिल्कुल ही बायस्ड हो। लेकिन स्टिल मैं आपकी बात का जवाब दे देती हूँ। मेरे से पहले तो आपको राना सनाउल्लाह से पूछना चाहिए था, वो तो जेलों में बैठ कर भी मुज़ाकरात कर रहे थे और ये मैंने तो नहीं कहा, ये तो उन्होंने कहा है कि हम तो वहाँ पर बैठ कर भी मिल रहे थे, हम तो वहाँ पर बैठ कर भी एनआरओ तलाश कर रहे थे, हम तो गेट नंबर 4 के बाहर भी बुर्का पहन कर जाते थे, हमें तो कोरोना के दिनों में भी वहां से लंदन से बुलाया गया था। ये सवाल आप राना सनाउल्लाह से पूछेगा, मेरा सवाल तो आपसे है कि आप मुज़ाकरात किससे कर रहे हैं? मुज़ाकरात सिर्फ मैं आ रही हूँ ना जी, मैं तो आ रही हूँ, मुझे बात तो करने दें, मुझे बैकग्राउंड तो बनाने दें। हम अगर मुज़ाकरात करेंगे तो हम एक ही उस पे कर रहे हैं और वो ये है कि पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं। हम इस मुल्क में कोई अनारकी नहीं चाहते, हमारा एक ही मुतालबा है और वो मुतालबा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और ये हमारा मुतालबा नहीं है। अभी आपने ये कहा था ना कि एक बंदे ने एक पिटीशन दायर की है, पुरअमन एहतजाज करने के लिए तो आपको मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है। नेशनल असेंबली में एक सेकेंड एहतजाज का रास्ता तो आपके पास मौजूद है, लेकिन मुज़ाकरात तो एहतजाज से पहले हो रहे हैं ना। एक सेकेंड ना जी, एक सेकेंड, मैं सिर्फ यही बता रही हूँ कि इस दफा के जो इलेक्शन हैं जो अभी हुए हैं 2 दिन पहले, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वोटर्स ने पहली दफा ये फैसला किया है कि हमें वो लोग नहीं चाहिए जो असेंबलियों में बैठकर अपने तरक्याती फंड तो इशू करा लें लेकिन अवाम के लिए कुछ ना करें। उन्हें पता था इमरान खान साहब ने असेंबली में वापस नहीं जाना, ना उनके इलाके के मसाइल के लिए बात होनी है। पहली दफा अवाम ने ना गली पक्की कराने पर, ना गैस
देने पर, ना बिजली के उस पर, ना सड़कें पक्की कराने पर, ना अंडर पासेस के ऊपर। आलिया हमजा साहबा, ये कितनी बड़ी ज्यादती है पब्लिक के साथ। टैक्स पेयर के पैसे से ये इंतखाबात होते हैं। इमरान खान साहब ने असेंबली जाना भी नहीं है, इलेक्शन ये सारा अननेसेसरी प्रोसेस चला। इमरान खान साहब इलेक्ट हो गए, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने वोट भी कर दिया, लेकिन टैक्स पेयर की मनी जाया हुई है। इस प्रोसेस से फायदा किसको हुआ? मेरा तो जाती ख्याल ये है कि रेहान साहब, इसका सवाल तो आपको उस ऑडियो लीक से ही मिल गया होगा जिसमें सिलेक्टेड हलके लिए गए, अपनी मर्जी के हलके लिए गए, जहां पर इनको लगता था कि कम से कम ये 50 से 60 हजार तक हमें शिकस्त देंगे। और वो ऑडियो लीक में बताया जा रहा है कि किस तरह से इसके लिए तो फिर आपके पास ग्राउंड तैयार है, आप आइए, एहतजाज करिए। डिक्टेशंस आई, फिर एहतजाज करने में, लॉन्ग मार्च करने में, धरना देने में क्या मरमाने हैं? खान साहब ने इनकी विकटें उड़ाई हैं। सिर्फ एक सेकंड, इनके मर्जी के मैदान के ऊपर खान साहब ने इनकी विकटें उड़ाई हैं, और एक बॉल के ऊपर खान साहब ने इनकी 6 विकटें उड़ाई हैं। इससे ज्यादा इन लोगों के लिए क्या है? 12 लाख वोट बैंक था 2018 में पूरी पीडीएम का मिलाकर, अब 4 लाख और 70 हजार का वोट भी नहीं वो ले सके, यानी 50% से भी कम उनके वोट के अंदर जो है कमी हो गई है। लेकिन आलिया अफजल साहब, ये तो आपने अपनी छोड़ी हुई नशिस्तों के ऊपर इंतखाब लड़ा है, और टोटल 8 नशिस्तों में से 6 आप वापस लेने में कामयाब हुए, 2 आपने फिर लूज कर दिए। ये हुकूमत का नैरेटिव है। लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है कि मुज़ाकरात कहां तक पहुंचे, मुज़ाकरात किससे हो रहे हैं, इसका जवाब आपने अभी तक नहीं दिया है। देखिए, मेरी एक बात सुन ले, एक मिनट, मेरी एक बात सुन ले। हम ना बेसिकली हम जो बहस करते हैं ना, वो यूजलेस चीजों के ऊपर करते हैं, इसलिए मेरा सवाल ही यूजलेस है आपके के लिए होती है, क्योंकि ये मेरा सवाल यूजलेस है कि मुज़ाकरात किससे हो रहे हैं और कहां तक पहुंचे। अब आप तो जानना चाहती है कि मुज़ाकरात कहां तक पहुंचे, ताकि फिर वो मार्च की तैयारी करनी है, वो मेरे लीडर या बोरी बिस्तरा गोल करना है, या आपकी मुज़ाकरात से मशरूत है का काम है। देखिए, मेरी एक बात सुने, हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हमारी तैयारी कंप्लीट है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस मुल्क की मईशत जो आप ये देख रहे हैं, वो जो डॉलर डार आए थे डॉलर को रेस्क्यू करने, आज इंटरबैंक और ओपन मार्केट के अंदर 220 का एक जगह और 230 रुपए का एक जगह है, तो डॉलर को तो दोबारा से पर लग गए और 236 का पर्चियों पर मिल रहा है। तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो मईशत इस वक्त, अगर 3 करोड़ अवाम सैलाब के अंडर है, तो बाकी 18 करोड़ अवाम गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। हुकूमत ने तो मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया है कि इंतखाबात आपकी मर्जी से नहीं होंगे, इंतखाबात कब होंगे ये फैसला हम करेंगे, अपॉइंटमेंट कैसे होगी ये फैसला हम करेंगे। हुकूमत ने तो एब्सोल्युटली नॉट का बोर्ड लगाया हुआ है आपके लिए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इस मुल्क में लॉलेस ना हो, इस मुल्क में अनारकी ना हो। जो 40 से 50 करोड़ हम पर शेल फेंकने, जो ड्रोन से हम पर हमले करने, उसकी बजाय वही पैसे अवाम पर लगे। हम नहीं चाहते कि रियासत और अवाम आमने सामने हो, इसीलिए इमरान खान साहब इस समझदारी से बार बार मौका फराहम कर रहे हैं कि हम पुरअमन लोग हैं, हमारा एक मुतालबा है और वो मुतालबा है। हुकूमत ने तो आपको जवाब दे दिया है। क्या कोई इखलाकी जवाब, इस पर हुकूमत का जवाब तो आपके पास आ गया ना। इखलाकी जवाब सुन तो लेना जी, क्या कोई इखलाकी जवाब रह जाता है? हुकूमत से मुतालबा कर रहे, हुकूमत ने एब्सोल्युटली नॉट का बोर्ड लगाया है। पाकिस्तान पे कब्जा करने का कौन सी हुकूमत की आप बात करें, जो खुद कठपुतलियां हैं, जो खुद कहते हैं कि हमें अगर हुकूमत ना लेते तो आज हम जेलों के अंदर होते और इमरान खान का इक़्तिदार अगले 15 साल के लिए होता, जो खुद आकर कह रहे हैं कि हमें इस इक़्तिदार में धकेला गया, जो खुद आकर आंसुओं से रो रहे हैं कि जी हम तो मैं यही तो पूछ रहा हूं ना कि अगर ये कठपुतली हुकूमत है तो आप फिर मुतालबा किससे कर रहे हैं? अगर आपका मुतालबा इस हुकूमत से नहीं है तो किससे? एक सेकेंड, नहीं, मेरे सवाल का जवाब देना। मैंने सुन ली आपकी तकरीर, मुझे बताइए कि हुकूमत से मुतालबा नहीं है तो मुतालबा किससे कर रहे हैं आप? एक सेकंड रेहान साहब, नहीं, मेरे सवाल का जवाब देना कि अगर आपका मुतालबा इस कठपुतली हुकूमत से नहीं है तो किससे है? फिर कठपुतलियों से किससे बात करनी है? किससे कर रहे हैं आप? चेरी ब्लॉसम से किससे बात करनी है? मैं यही तो पूछ रहा हूं, फिर किससे बात कर रहे हैं? इनसे किससे बात करनी है? जो इनको लाने वाले इनके सहूलतकार है ना, वो ये उनके जाकर वो उनसे पूछे कि ये क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दें, तो इनके सहूलतकार को 2 नई वजारत बाहर बैठे हुए हैं, आपके मुज़ाकरात बाइडेन से हो रहे हैं, उसका मुतहम्मिल हो सकता है कि 75 पहले यहाँ पर मुआवनीन खसूसियों, 37 पार्लिमानी सेक्रेटरियों
30 आपके स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हो, यानी पूरी की पूरी जो नेशनल असेंबली है आलिया अफजल साहिबा, I want you to come straight to my question. अकाउंट्स कमेटी को छोड़े ना इस हुकूमत को, ये हुकूमत कठपुतली हुकूमत है, इस हुकूमत के पास कुछ भी नहीं है। मैं इनकी बात ही नहीं करता, मैं नहीं करता इनकी बात, छोड़िए इनको। आप मुज़ाकरात किससे कर रहे हैं? आप कर भी नहीं सकते। देखिए मेरी एक बात सुने, आपको भी पता है जो फैसला साज है इस मुल्क के, ये कोई ढकी छुपी इस मुल्क में बात तो रह नहीं गई कि फैसला साज कौन है। और हम तो इनकी तरह ये नहीं करेंगे कि हम बुरके पहन के गेट नंबर 4 पे जाए, हम गाड़ी की पिछली सीट के ऊपर लेट कर जाए। हमने पहले भी कहा था जो बात होगी अवाम के सामने होगी। हम अब भी अवाम के सामने यही बात करें कि 22 करोड़ अवाम के सामने तो दूर की बात है, आपके पार्टी चेयरमैन तो शायद आपको भी नहीं बता रहे कि बात क्या हो रही है। अवाम के सामने तो दूर की बात है। आप पब्लिकली ले, मेरा सवाल ले ले, पहले मेरा सवाल ले ले, मैं आपकी बात सुनूंगा। मेरा सवाल ले लेना, आप पब्लिकली चले मुझे जरा ओपन करने देना। आप तो शायद मोहतात है, शायद खौफजदा है, आप बात नहीं कर रही। आप एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट को पब्लिकली आप चौकीदार कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट को पब्लिकली आप लान तान करते हैं, और बिहाइंड द कर्टन्स जाके उन्हीं के साथ बात करते हैं, उन्हीं से एनआरओ लेते हैं आप। रेहान साहब अब जरा मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा। हम कोई बिहाइंड द कर्टन्स किसी से बात नहीं कर रहे, हम कोई इस तरह से नहीं कर रहे कि मैंने पहले भी आपको बताया, हम जो बात कर रहे हैं हम कहीं अपने केसेस माफ कराने की बात नहीं कर रहे, हम कहीं अपने केसेस माफ कराने की तरह जुबैर उमर की तरह आलिया हफ्जा साहिबा रसगुल्ले खाने किसी के पास आलिया हफ्जा साहिबा, हमारे कोई केसेस नहीं है जो हमने माफ कराने। मैं बताता हूं, अवाम के मफाद, आप एनआरओ पता कैसे भाग रहे हैं? बार जिस वक्त ऑपोजिशन, उस वक्त की ऑपोजिशन आपसे यानी हुकूमत से ये कहती थी कि आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, तो आप कहते थे कि ये एनआरओ मांग रहे हैं। वो कहते थे आइए ग्रैंड नेशनल डायलॉग करते हैं, आप कहते हैं कि एनआरओ मांग रहे हैं। आज जब आप मुतालबा रख रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से, तो फिर आप भी एनआरओ ही मांग रहे हैं, क्योंकि एनआरओ की तारीफ तो खुद आपने बताई थी कि एनआरओ क्या होता है। एक सेकेंड, आप एनआरओ आपको पता है कि इमरान खान जो पहले दिन कहता था वो ही हुआ है। इमरान खान कहता था तब ये मजाक उड़ाते थे। कौन सा एनआरओ 2? मुझे एक बात बता दें, जो बरियत हुई है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की, जो मरियम नवाज को बाइज्जत, जो हमारे लिहाज से तो और बेइज्जत होकर बरी हुई हैं, जो बाइज्जत बरी कराने की बात हो रही है, आप अदालत पर सवाल उठा रही हैं, बातें हो रही हैं, जो डील और ढील की बातें हो रही हैं, जिस तरह से बाकी करप्शन केसेस इनके माफ हुए, 150 केसेस, 1000 अरब की चोरी माफ हुई है, वो एनआरओ 2 नहीं है। ये सवाल आपका अदालत में बात करें, बार बार मैं आपको वही बात कर रही हूं, अदम एतमाद के लिए जो इन्होंने बातें की हैं, इन्होंने जो किया है, हम कोई चोर रास्ते नहीं कर रहे हैं, हम सीधा कह रहे हैं अवाम में जाए, हम किसी की बैक नहीं मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं वैसे हाउ अनफॉर्चुनेट इज दिस? वो नवाज शरीफ बैठ के इस मुल्क के फैसले नहीं, वो नवाज शरीफ जिसको आप माइनस करते रहे, मालिको मुख्तार, आज वो नवाज शरीफ प्लस ही प्लस हो गया है। अवाम के मेरा सवाल ले लेना, मेरा सवाल नहीं, वो नवाज शरीफ जिसको आप माइनस कर रहे थे, वो नवाज शरीफ तो आज प्लस दिखाई दे रहा है, बल्कि सुपर प्लस लग रहा है, क्योंकि कल खुद इमरान खान साहब ने ये कहा कि नवाज शरीफ असल में नहीं मान रहे हैं कि इंतखाबात होने चाहिए। तो आपकी तो सुई फिर नवाज शरीफ पे अड़ी हुई है। देखिए मेरी एक बात सुन ले, एक भगोड़ा, एक एब्सकॉन्डर जो छुप के बीमारी के बहाने वहां पर बैठा है, वो प्लस भेजना था ना, या माइनस हो, क्यों भेजा आपने? कद काट अवाम की नजर में उतना ही है। खान साहब सिर्फ ये कहना तो आपने नहीं भेजना था ना नवाज शरीफ को। आपको ये लगता है, एक सेकंड, एक मिनट, एक तो रियान साहब आप बात कर लें, फिर मैं भी नहीं, लेकिन फिर ये जस्टिफाइड नहीं होता ना। नवाज शरीफ, आप जब नवाज शरीफ को भगोड़ा कहते हैं तो भेजा तो आपने था बाहर। मैं एक रिक्वेस्ट आपसे कर लूं प्लीज, मैं भगोड़ा, मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा, फैक्चुअली फिर गलत ना करे चीजों को। एब्सकॉन्डर को उर्दू में भगोड़ा ही कहते हैं। भेजा किसने था? कहा अदालत ने उसको इश्तिहारी कहा है, मेरा तो नहीं है। आपकी मेडिकल रिपोर्ट थी, शीरी मजारी साहिबा के आंसू थे, इमरान खान साहब का ग्रीन सिग्नल था। वो एक ऐसे ना करे ना, अवाम को बेवकूफ नहीं बनाए ना, अवाम को नहीं, अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, अवाम की नजरों में धूल झोंकते हैं आप। एक मिनट, आप खुद भेजते हैं और उसके बाद आप कहते हैं भगोड़ा। पॉलिटिकल ओपोनेंट से बात नहीं कर रही, मैं कोई पॉलिटिकल ओपोनेंट से अपने बात नहीं कर रही, मैं कोई शरीफ फैमिली के, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि पॉलिटिकल ओपोनेंट के सामने तो आप ये बात कर सकती है, लेकिन हमारे आप फैक्चुअली इनकरेक्ट बात ना करें। आप बात कर रही हूं, आप फैक्चुअली इनकरेक्ट बात ना करें। आपने नहीं भेजा था नवाज शरीफ को। अगर अदालत उसे एब्सकॉन्डर कहती है तो मेरे एब्सकॉन्डर कहने में आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर अदालत ने उसको 50 रुपीज के स्टैम्प पेपर के ऊपर इस मुल्क से भगाया है प्लेटलेट्स के बहाने, तो मेरा इसमें मेडिकल रिपोर्ट्स आपने बनाई थी, आप जिनकी बात कर रहे हैं, खुद इमरान खान साहब ने दिया था। एक सेकंड, इमरान खान साहब ने बताया था कि मैंने जब शीरी मजारी की आंखों में आंसू देखे तो मैंने कहा कि इनको तो फौरी तौर पे जाना चाहिए बाहर। खान साहब की बात, एक सेकंड, ये वही वाली मेडिकल रिपोर्ट्स है जो आजम आपने बनाई थी,
को पकड़ा तो जाता है अक्टूबर के अंदर, लेकिन 17 अगस्त ये वो मेडिकल रिपोर्ट है जो आपकी पंजाब हुकूमत ने बनाई थी। ये वही मेडिकल बोर्ड बैठा हुआ था, फिक्र ना करे, वही मेडिकल बोर्ड है जिसने मैनेज किया है। अब तो पूरी दुनिया को पता है उसको बाहर भिजवाना, उस भगोड़े को जो है वो डील का हिस्सा था। अब मेरी बात सुन ले, खान साहब की बात को मैं एक्सप्लेन कर सकती हूं। ये डील किसके साथ हुई थी फिर आलिया अफजल साहब? सवाल किया है कि नवाज शरीफ प्लस हो गया। मैं सिर्फ इतना कह दूं, ये जो हवा बनाया हो ना, नवाज शरीफ आएगा, मियां जद्दू आएगा तो पता नहीं PMLN के कोई जो है वोट बैंक इंक्रीज हो जाएगा। तो हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, वो जो आपका है ना भगोड़ा लीडर, प्लीज उसको भी ले आए, उसको भी ले आए एक दफा। जो आपने करना है ना, जो तूफान ये बात आपकी ठीक है वैसे आलिया अफजल साहब, आप तो नहीं ला सके नवाज शरीफ को। लगता है कि अवाम ने उसको वोट देने, तो हम कह रहे हैं ले आए, लाएं। हमने तो पहले भी कहा था नान बिरयानी भी हम खुद देंगे, रेंट अ क्राउड भी हम खुद देंगे, क्योंकि इनसे तो होना नहीं लोग इकट्ठे, हम खुद देंगे। इस्तकबाल करके सीधा हम जेल में लेकर जाएंगे उस भगोड़े को, फिक्र ना करें आप। वैसे हाउ अनफॉर्चुनेट इज दिस आलिया अफजल साहब, मुझे ब्रेक लेनी है, मुझे ब्रेक लेनी है। लास्टली हाउ अनफॉर्चुनेट इज दिस कि आप भिजवाते हैं, फिर आप वापस भी नहीं ला पाते, और फिर उसके बाद आप ये कहते हैं कि अब आप खुद आ जाए। तो अब तो नवाज शरीफ फैसला कर रहा है, वो तो स्टीयरिंग पे बैठा हुआ है, उसने फैसला करना है इंतखाब कब होना है, कब वापस आना और कैसे लड़ना है। मुझे ब्रेक लेनी है, मुझे आलिया अफजल साहब ब्रेक लेनी, मुझे ब्रेक लेनी है। आपने काफी लंबी तकरीर की आलिया अफजल साहब, थैंक यू। टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा साहब हमारे साथ मौजूद थी। मुझे एक ब्रेक लेनी है जी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, MQM पाकिस्तान के अपने ही अंदर दरारें क्यों दिखाई दे रही हैं, कारकुनान क्यों नाराज हैं, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह फैसला सिंध हुकूमत की 7 अजला में 23 अक्टूबर के बल्दियाती इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी करने की तीसरी दरखास्त पर किया गया है। आज का इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें वजारत दाखिला की जानिब से लिखे गए खत का जायजा लिया गया। और जारी करदा एलानिये में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कमीशन ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात कराने की हर मुमकिन कोशिश की। कराची बल्दियाती इंतखाबात के लिए गुज़श्ता रोज़ सेक्रेटरी वजारत दाखिला से मीटिंग की गई। वजारत दाखिला से इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए फ़ौज और रेंजर्स की फराहमी यकीनी बनाने का कहा था। वजारत दाखिला ने मुतला किया कि पुलिस नफरी की कमी के पेश नज़र फ़ौज और रेंजर्स पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीरी तौर पर बताया गया कि फ़ौज और रेंजर्स बतौर क्विक रिस्पॉन्स फोर्सेस दस्तयाब होंगे। सिंध हुकूमत ने बताया था कि कराची के अक्सर पोलिंग स्टेशन ज़्यादा तो हसास हैं या इंतहाई हसास है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि फ़िलहाल इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाते। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि 15 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन का दोबारा इजलास होगा, जिसमें सूबाई हुकूमत और दीगर अमन अमान कायम करने वाले इदारों से तजावीज़ और आरा ली जाएंगी, ताकि कराची में बल्दियाती इंतखाबात का जल्द अज जल्द और पुरअमन इनेकाद यकीनी बनाया जा सके और इलेक्शन की तारीख का फैसला हो सके। कराची के बल्दियाती इंतखाबात आज तीसरी बार मुलतवी किए गए हैं। 24 जुलाई को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात 20 जुलाई को मुमकिन बारिशों के पेश नज़र मुलतवी करके 28 अगस्त को कराने का ऐलान किया था। ताहम बारिशों और सैलाब की वजह से 28 अगस्त को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात भी मुलतवी कर दिए गए थे और उन्हें 23 अक्टूबर को कराने का ऐलान किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने वाली जमातें चूँकि वफाक में हुकूमती इत्तेहादी हैं, इसलिए इन हुकूमती इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात लामहला वफाकी हुकूमत पर भी अपने असरात मुरतब कर सकते हैं, जो PTI हुकूमत ही की तरह मौजूदा हुकूमत की बसात लपेटने में भी मुआविन हो। बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हुए हैं। दूसरी तरफ हुकूमत की अहम इत्तेहादी MQM पाकिस्तान के गिले शिकवे हैं कि वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इस मामले पर बात करेंगे। इस वक्त MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हुए, ये तो MQM के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही है। इस इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट को MQM कैसे देख रही है? मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत मजबूरी में ये फैसला किया है, क्योंकि ज़ाहिर है कि सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने बलूचिस्तान और सिंध के सैलाब की वजह से एक माजूरी ज़ाहिर की सिक्योरिटी की अदम फरामी, सिक्योरिटी की फरामी के सिलसिले में। और बल्कि हमारा तो इसमें इलेक्शन कमीशन से 2 मामलात और भी हैं, जो हम सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन पर गए कि मसावी हल्का बंदियाँ हो जाएं। ये तो इलेक्शन कमीशन को एक गोल्डन चांस मिला है कि मसावी हल्का बंदियाँ भी इसी दौरान डिस्कस कर ली जाएं। लेकिन ख्वाजा इजहारुल हसन साहब,
बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हुए हैं, ये बदेर भी हो जाए, डिलिमिटेशंस भी हो जाए, ये सारा मामला हो जाए जिस पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात है, जिस पर अपने कंसर्न्स आप शो कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत से भी आपने डिस्कस किए हैं, लेकिन उसके बावजूद MQM के मसाइल ज़रा ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। MQM के अंदर दड़ेबंदियाँ, टूट फूट का शिकार होना, ये एक ऐसा मसला है कि ये सारे मामला रेक्टिफाई हो भी जाए तो MQM का ये मसला जब तक हल नहीं होगा, MQM इसको कवर अप नहीं कर सकेगी। नहीं, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इख्तिलाफात हर जमात में होते हैं। क्या PTI में इख्तिलाफात नहीं है? आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक ठाक इख्तिलाफात है। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी में भी बहुत शदीद इख्तिलाफात है। लेकिन ख्वाजा ज़रा साहब, PTI में इख्तिलाफात के बावजूद PTI जीत रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात होंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को जिस तरह से शिकस्त उन्होंने कराची में दी है, इन इख्तिलाफात के बावजूद वो तो अचीव कर रहा है। देखिए, पार्टी का कायद खड़ा हुआ था, पार्टी का लीडर खुद खड़ा हुआ था। 5,80,000 वोट में से 1 लाख तो लेना बनता था ना भाई। तो उनकी जीत को तो मैं तस्लीम कर रहा हूं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी को मैं तस्लीम नहीं कर रहा। पीपल्स पार्टी से तो अब्दुल हकीम बलोच ने पार्टी के कायद को हराया ना सर। तो हराया उसने, तो ये तो और भी अलामिया है कि बहरहाल उनके पास शिकस्त भी है, पॉपुलैरिटी के साथ साथ वोट इतना नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे साथ मसाइल हैं, उन मसाइल को जो अंदरूनी मसाइल है हल कर लेंगे। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, वो हम रिजॉल्व कर लेंगे। 22 अगस्त के बाद पार्टी दोबारा खड़ी हुई है, ये छोटे छोटे मसले हैं, दोबारा हल हो जाएंगे। कम वोटर टर्नआउट के बावजूद जो आपका अपना वोटर है वो आपको वोट देने के लिए राजी नहीं है, तो क्या MQM को समझ ले कि खत्म होने जा रही है, सवाल पजीर है? खत्म तो दुनिया में हर शय होने जाती है, रहने जात तो सिर्फ अल्लाह की है, लेकिन कोई सियासी जमात इस तरह खत्म नहीं होती जिस तरह के खदशात आप जाहिर कर रहे हैं। नहीं, लेकिन बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होने पर थे। आपने अपने लोगों को कायल किया, आप उनसे डिटैच हो गए, डिस्टेंस कर लिया, फिर आपने इस PMLN लेड कोलिशन को ज्वाइन कर लिया। वो तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इस वजह से नाला है लोग आपसे? ये बात आपकी दुरुस्त है। अगर हमने रिजल्ट ओरिएंटेड मुज़ाकरात नहीं किए और जल्द अज जल्द दबाव डाल के अपने नुकात पर अमल नहीं कराया तो हमें मुश्किल होगा जवाब देना। ये बात आपकी ठीक है। मुस्तकबिल करीब के अंदर ये रिजर्वेशंस दूर नहीं होते, खासतौर पे पीपल्स पार्टी के साथ जिनसे एग्रीमेंट था आपका, ये दूर नहीं होते, तो फिर क्या आप कोई इंतहाई इक़दाम भी ले सकते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, आपने खुद फरमाया कि हमारे लोगों का मुतमईन होना बहुत ज़रूरी है। हमें पीपल्स पार्टी को मुतमईन थोड़ी करना है, हमें शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना के मुतमईन थोड़ी करना है कौम को। हमें तो अपने लोगों को मुतमईन करना है। 3.5 साल अगर खान साहब ने हमें टालम टोली करी तो 6 महीने यहाँ भी हो गए, तो अब फिर दोबारा थोड़ी कुछ 1.5 साल इंतजार करेंगे। जाहिर है जल्द अज जल्द फैसला करेंगे, वरना जान छुड़ाएंगे, फिर माजरत करेंगे अपने लोगों से। अपने लोगों को मुतमईन करने का क्या तरीका होगा सर? वो हम पार्टी में तय कर लेंगे। नहीं, लेकिन उसके लिए मतलब क्या कंडीशन है आपकी जो आप रखेंगे वफाकी हुकूमत के सामने कि ये मुतालबात बहुत ज़रूरी है, नागुज़ीर है? मैंने आपको बताया ना, सियासी तौर पर तो हम अपनी बात कर रहे हैं, तंजीमी तौर पर जो पार्टी के अंदर इक़दामात लेने हैं वो हमारा एक ख़ास तरीक़ेकार है। ज़िम्मेदारान का इजलास होता है, वो हम उनके साथ उनकी हेल्प से अपने लोगों को एतमाद में लेंगे, कोई बड़ा फैसला करने से पहले भी और बाद में भी। लेकिन ये आपकी स्टेटेड पोजीशन है कि अगर ये मुतालबात हल नहीं होते तो फिर आप इनको खैर बात कह देंगे? हमें कोई शौक तो नहीं है किसी को वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा या वज़ीर आज़म बनाने का। अगर हमारा काम नहीं हो रहा, हमारे शहर का काम नहीं हो रहा, लोग तो यहाँ 4-4 MNAs के ऊपर वज़ारत आला मांग बैठे हैं। अब पंजाब की सूरत हाल तो आपके सामने है। हमने तो कोई ऐसे ओहदे मनसब मांगे नहीं, हमने तो मसाइल का हल मांगा है। अगर मसाइल का हल करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो ठीक है, सब अपनी अपनी देखेंगे तो हम भी फिर अपनी राह लेंगे। जी ख्वाजा इज़हारुल साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है। इस वक्त MQM पाकिस्तान वफाकी हुकूमत की बैकबोन है। अगर MQM पाकिस्तान से रख जाती है इस कोलिशन से तो वफाकी हुकूमत को बहुत बड़ा सेटबैक होगा, बहुत बड़ा ब्लो होगा, और मेरा ख्याल है कि यही वो बात है जो शायद रियलाइज भी होगी वफाकी हुकूमत को। आपकी मेरा दुआ है कि आपकी आवाज़ वफाकी हुकूमत समेत जरदारी साहब और बिलावल साहब तक भी पहुँचे, क्योंकि अगर इस मामले को संजीदा नहीं लिया गया तो हमने जमहूरियत को बरकरार रखने का ठेका नहीं ले रखा है कि हम अपने लोगों से भी सुने, अपने वोटरों से भी सवाल का जवाब दें, मीडिया के सामने भी कठेरे में खड़े हों, अदालतों में भी लंबी लंबी लड़ाई लड़ें, और उसके बाद मफादात मखसूस लोग लेके जाएं, हमारे शहर को नज़रअंदाज किया जाए, हमारी जॉब्स को नज़रअंदाज किया जाए, हमारी पॉलिटिकल हैसियत को अंडरमाइन किया जाए जिससे हमें नुकसान भी हो। तो यकीनन हमने बिल्कुल ठेका नहीं लिया जमहूरियत को परवान चढ़ाने और बरकरार रखने का। लास्टली सर ये कहिएगा कि अगर अंडरमाइन आप हो रहे हैं,
ये MQM जो है इस वक्त बीच मंझधार रसगुल्ले खा रही है, इसका फायदा किसको हो रहा है एज फार एज कराची इज कंसर्न? किस पॉलिटिकल पार्टी को इसका ज्यादा फायदा हो रहा है? किसी को फायदा नहीं हो रहा है। एमकेएम की डाउनफॉल में मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, कराची वालों का जो अदम दिलचस्पी है, उन्हें ना पीटीआई से कोई उम्मीद है, ना पीपल्स पार्टी से कोई तवक्को है, और जमात इस्लामी तो मुस्तरद होगी, लिख लीजिए आप। उन्हें एक तवक्को थी एमकेएम से, जिससे वो अब एमकेएम से भी नाराज इसलिए हैं कि 3.5 साल पीटीआई ने कुछ नहीं दिया, तो 5 महीने अभी एमकेएम यहाँ पे भी इंतजार कर रही है, तो वो हमारी तरफ देख रहे हैं, वो भी हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम क्या करते हैं। लेकिन वो देख आपकी तरफ रहे हैं, वोट वो पीटीआई को दे रहे हैं या पीपल्स पार्टी को दे रहे हैं? अरे आपको पता नहीं, 5,80,000 में से 50,000 वोट नजर आ रहे हैं। मैं तो आपको बात कर रहा हूँ, 5,30,000 लोग वोट नहीं भी दे रहे हैं, उनका भी सोचें। अब वो एमकेएम लंदन की वजह से तो नहीं दे रहे, कहीं उसका बायकॉट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है सर। नहीं, बहुत बड़ा तो फैक्टर नहीं है, लोगों के पास मायूसी है, वहां से भी लोगों को कोई उम्मीद तो नहीं है ना। बाइकआउट से क्या मिल जाएगा लोगों को? क्या लोगों को राइट मिल जाएंगे? क्या लोगों के डोमिसाइल के मसले हल हो जाएंगे? क्या लोगों के, अब ये जो पीटीआई के खान साहब जीते हैं, क्या लोगों को नहीं पता कि ये 90 दिन बाद फिर इंतखाबात होंगे? ये एक सीट से रिजाइन करेंगे ना, तो क्या फिर लोग दोबारा वोट करेंगे आकर पोलिंग स्टेशनों पर? ये सवाल करने वाली है ना। अगर यही गमो गुस्सा रहा तो अभी तो 85% लोगों ने बायकॉट किया था, आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम शायद 100% लोग बायकॉट कर देंगे। पीटीआई इस सीट से दोबारा अगर खड़ी हुई और खान साहब खड़े हुए, तो खान साहब की जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि लोग मजाक नहीं करना चाहते। लाइनों में लग के वोट इसलिए नहीं डालते कि जो है उनका लीडर जो है या उनका मुंतखब नुमाइंदा जो है वो रिजाइन करे और 90 दिन बाद फिर करें इंतखाबात। शुक्रिया। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा। गुफ्तगू आपने सुनी, वो कहते हैं कि इंतहाई इकदाम में हम इस हुकूमत को भी खैर बात कह सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, शाहरुख जतोई को आज बरी किया गया अदालत की जानिब से। शाजिब का एक बार फिर कत्ल हुआ है, मामला उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस मुल्क में अजीब रस्म चल निकली है। जो ही किसी ताकतवर के सपूत के हाथों किसी गरीब और कमज़ोर का बेटा मारा जाता है तो कातिल का बाप उसको कागज़ मंगवाता है और मकतूल के बाप से उसी के बेटे के बहते खून से माफ़ीनामा लिखवा लेता है। यह हमारे मुल्क के निज़ाम इंसाफ के मुंह पर तमाचा नहीं है तो और क्या है। निज़ाम इंसाफ इतना कमज़ोर और बोसीदा हो चुका है कि कातिल सामने होते हुए, तमाम हक़ाइक़ मौजूद होते हुए भी किसी बासर को सज़ा नहीं दिलवा सकता। साबिक एमपी मजीद खान अचकज़ई भरे चौक में ट्रैफिक सार्जेंट को कुचलता है लेकिन बरी हो जाता है। इस्लामाबाद की नूर मुकद्दम केस में हम लाकानूनियत देखते हैं, कानून की धज्जियाँ उड़ती देखते हैं, और हम ये भी देखते हैं कि एक ना एक दिन बरी होकर हमारे निज़ाम इंसाफ को वही कातिल मुँह चढ़ाने लगता है। आज शाहजेब कत्ल केस में भी ऐसे ही कुछ देखने को मिला है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2012 में कत्ल होने वाले शाहजेब खान के कत्ल केस में मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई को 10 साल बाद रिहा कर दिया है। ये केस और इस केस के मुलजिमान सिर्फ इसलिए बरी हुए हैं कि इस वाक़े में भी 62 मुलजिमान ने जो शाहरुख जतोई है उसके वालिदैन पर, शाहरुख जतोई ने शाहजेब के वालिदैन पर दबाव डालकर राजीनामा लिखवाया था, और आज इस केस में भी दियत और राजीनामे को बुनियाद बनाकर मुलजिमान को बरी करने की इस्तदा की गई, जिसे अदालत ने मंजूर किया। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की और मुलजिम के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि फरीकाइन का पहले ही राजीनामा हो चुका है और मुलजिमान का दहशत फैलाने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने कहा कि कत्ल के वाक़े को दहशतगर्दी का रंग दिया गया। अदालत ने वकील के दलाइल सुनने के बाद मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई और नवाब सिराज तालपुर समेत दीगर मुलजिमान को बरी कर दिया। इसके बाद मुलजिम लतीफ़ खोसा ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, जरा वो भी आपके साथ रखता है। होने का मतलब ये है कि जो एक फरीक है वो दूसरे फरीक के पास चल के जाता है और वो उसे माफ़ कर देता है। तो इसमें कोई बढ़ाई और कोई छोटेपन का मैं नहीं समझता कि कोई बाकी रह जाती है। हाँ, अलबत्ता जो 780A में उनको सज़ा थी, क्योंकि आज जो बरी किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने 4 मुलजमान को बरी किया है, वो 80A में उनकी सज़ा थी। वो जो कॉम्प्रोमाइज़ था, ये तो हाई कोर्ट ने तस्लीम कर लिया था कि वाकई कॉम्प्रोमाइज़ जो राजीनामा है मकतूल के वरसा ने आज खुद पेश होकर खुद ही अफो और दरगुजर और माफ़ कर दिए। शाहजेब खान के अहले खाना ने साल 2017 में दियत के कानून के तहत मुलजिम शाहरुख जतोई को माफ़ किया, जिसके बाद आज उन्हें रिहा किया गया। मकतूलीन के लवाहिकीन मीडिया पर इस बात का एतराफ़ भी कर चुके हैं कि देखिए, किसी के लिए बुरा ना सोचें। एज अ मुस्लिम अल्लाह ताला ने कहा किसी के लिए बुरा सोचें। मैंने ये सही डिसीजन हुआ है, क्योंकि आसमान वाले ने किया है और कानून ने किया है। मेरा डिपेंड आसमान और कानून पे था। मैं कहता हूँ कि आगे चल के इस तरह का कोई इकदाम ना करे। कोई अमीर का बेटा ख़राब नहीं होता, तरबियत ख़राब होती है।
इस केस में उस वक्त अहम मोड़ आया जब साल 2018 में मामले का खुद नोटिस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सिंध हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हुए मुल्जिमान की दोबारा गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। ताहम आज अदालत की तरफ से मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।